हेलो स्टूडेंट्स, मैं बहादुर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल बहादुर शर्मा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्रों, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 की थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 दिए गए हों तो आपने निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, या हम इसको ऐसे लिखें 1/2 x1 y2 y3 1 प्लस x2 y3 y1 1 और प्लस x3 y1 y2 1 इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारणिक हैं, इनके मान दिए गए यही प्राप्त होंगे। या हम इसको 1/2 x1 y2 y3 1 यहाँ अगर इसकी स्तंभों को चेंज कर दें तो माइनस x2 इंटू y1 y3 1 हमने आपको सारणिकों में गुणधर्म बताया था। यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उसका मान यानी उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यहाँ प्लस का चिन्ह तो यहाँ माइनस का, प्लस x3 इंटू y1 y2 और 1 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। या आप देखेंगे 1/2 आप इसको देखेंगे ऐसे लिख दें कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 आप देख रहे होंगे। यदि हम इसका मान यानी इस सारणिक का मान प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार करके निकालेंगे तो यही प्राप्त होगा। या हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसकी सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे आगे। यदि आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं। यदि जैसे ए बी सी 3 बिंदु हैं और ये बिंदु अगर संरेख होंगे तो आप जानते हैं कि इन तीनों बिंदुओं से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 तो इसका मान इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसका मान 0 के बराबर 1/2 0 में तो आपके पास x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यदि इस सारणिक का मान 0 के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख होंगे। अब देखेंगे 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। यदि कोई रेखा बिंदु A x1 y1 बिंदु B x2 y2 से जाती है तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। माना कोई बिंदु P रेखा AB पर स्थित है, रेखा AB पर स्थित है जिसके निर्देशांक x, y। यदि बिंदु P रेखा AB पर स्थित है तो तीनों बिंदु अतः बिंदु P A B संरेख होंगे। कैसे होंगे? जैसे कोई रेखा है AB और इस पर कोई बिंदु P स्थित है तो इसका मतलब क्या है कि तीनों बिंदु संरेख होंगे।
सर्रेख होंगे तो सर्रेख होने का प्रतिबंध आप जानते ही हैं, x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु P x/, और 1, x1/1 1, x2/2 1 बराबर 0। तो 3 बिंदु अगर संरेख होंगे तो ये कंडीशन होती है, लेकिन बिंदु P अगर हम इसको हल करेंगे तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे शाणिकों के प्रयोग से, अर्थात क्रेमर नियम की सहायता से रैखिक समीकरणों के हल। तो सबसे पहले देखेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल। यदि आपको 2 चरों में रैखिक समीकरण a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 2 रैखिक समीकरण दिए गए हों और शाणिक की सहायता से इन दोनों समीकरणों के हल ज्ञात करने हों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल बराबर एक शाणिक डेल लेंगे। डेल का मान कैसे देखेंगे, x और y के जो गुणांक हैं उनकी सहायता से शाणिक डेल बनाएंगे। तो a1 b1 a2 b2। अब आप डेल 1 देखेंगे। जैसे ही आप डेल 1 देखेंगे तो डेल 1 बनाने के लिए सबसे पहले हम अचर पदों को लेंगे c1 c2 और फिर b1 और b2। ये आपको कैसे पता चलेगा, डेल 1 लेने के लिए x के गुणांकों को छोड़ देते हैं, x के गुणांकों के स्थान पर अचर पदों को लेते हैं और फिर y के गुणांक लिखते हैं। इसी प्रकार डेल 2 का मान देखेंगे तो डेल 2 का मतलब y के गुणांकों को छोड़ेंगे और y के गुणांकों के स्थान पर c1 और c2 के मान लेंगे। तो a1 a2 और c1 c2। फिर आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो x बराबर डेल 1 बटे डेल, इसके मान का भाग देना है। इसी प्रकार y बराबर डेल 2 बटे डेल। तो इस तरीके से हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात कर सकते हैं। इसे क्रेमर नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रेमर नियम, या शाणिकों की सहायता से। अब देखेंगे 3 चरों में रैखिक समीकरणों के हल। जैसे आपको 3 रैखिक समीकरण दिए गए हैं, a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। बिल्कुल उसी तरीके से हमको इसके भी हल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम डेल का मान देखेंगे तो x y z के गुणांकों से शाणिक डेल बनाएंगे। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इसी प्रकार डेल 1। ऐसे ही आप डेल 1 देखेंगे तो x के गुणांकों को छोड़ेंगे और उनके स्थान पर अचर पदों को लेंगे। तो d1 d2 d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। इसी प्रकार डेल 2 के लिए हम क्या करेंगे, y के गुणांकों को छोड़ेंगे और y के गुणांकों के स्थान पर d1 d2 d3 को लिखेंगे। तो इससे पहले a1 a2 a3, d1 d2 d3, c1 c2 c3। अब हमको डेल 3 का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार डेल 3 बराबर डेल 3 के शाणिक में हम क्या करेंगे, z के गुणांकों को छोड़ेंगे और उसके स्थान पर d1 d2 d3 लिखेंगे। तो a1 a2 a3, b1 b2 b3, d1 d2 और d3। ये आपको डेल 3 प्राप्त होगा। अब हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करेंगे। तो x के मान के लिए डेल 1 बटे डेल, यानी इसका मान इसके मान में इसके मान का भाग देंगे। इसी प्रकार y बराबर डेल 2 बटे डेल और z बराबर डेल 3 बटे डेल। अगर इनके मान ज्ञात कर लिए जाएं तो यहाँ से x y z के मान प्राप्त होंगे।
अब हम देखेंगे तीन चरों में रैखिक समीकरणों की कुछ विशेष स्थितियां। तीन चरों वाले रैखिक समीकरणों की विशेष स्थितियां। नंबर 1, यदि डेल इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण निकाय संगत होता है तथा उसके अद्वितीय हल होते हैं। नंबर 2, यदि डेल बराबर 0 तथा डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3 बराबर 0 यानी चारों के मान ही बराबर 0 हों तो समीकरण निकाय संगत या असंगत हो सकता है। यदि निकाय संगत है तो उसके अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनंत। नंबर 3, यदि डेल बराबर 0, यदि डेल का मान 0 हो तथा डेल 1, डेल 2, डेल 3 में से किसी एक सारणिक का मान अशून्य हो, अशून्य आप जानते ही हैं जिसका मान शून्य नहीं हो, तीनों में से किसी का मान अशून्य होगा तो समीकरण निकाय असंगत होंगे तथा उनके कोई हल नहीं होंगे। अब देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की कुछ विशेष स्थितियां। इसी प्रकार दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की विशेष स्थितियां हैं तो उनको आप खुद ऐसे ही बनाएंगे। धन्यवाद।